हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बायोलॉजी के एनसीईआरटी के अंदर कुछ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। हम इस वंशागति के आणविक आधार के अंदर इस हिसाब से टॉपिक को सिलेक्ट करके और सिंप्लीफाई करके इस हिसाब से अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि बोर्ड की एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चनों के साथ में अपन डील कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो अभी 2025 के एग्जाम के अंदर जो वेटेज है वो 6 नंबर का है और इसमें एक निबंधात्मक क्वेश्चन है वो 100% बनने वाला है जो कि ब्लूप्रिंट में आ चुका है। 2020 के एग्जाम से पहले इस चैप्टर के अंदर बड़े बड़े ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन बना करते थे। उसके बाद में 21, 22, 23, 24 के अंदर इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया गया था जिसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आया करता था और उस 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर में से ऐसे शॉर्ट नोट टाइप से क्वेश्चन पूछने लगे थे, मतलब बड़े वाले क्वेश्चन कम बनने लगे थे, शॉर्ट नोट टाइप से क्वेश्चन बनने लगे थे। लेकिन फिर से 2025 के एग्जाम के अंदर इसमें 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, तो पीछे के पैटर्न के आधार के ऊपर अब क्वेश्चन बनने वाले हैं। लेकिन दिक्कत इस चैप्टर में यह आती है कि ये चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। अपने उन एक एक टॉपिक को भी ऐसे मतलब आधे टॉपिक भी तैयार करें तो भी अपने को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, वंशागति के आणविक आधार को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट चलता है इस चैप्टर के अंदर जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा या फिर केंद्रीय सिद्धांत, आनुवंशिकी का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा, जो कि फ्रांसीसी क्रिक साहब ने दिया था। और वो फ्रांसीसी क्रिक वाला जो ये सेंट्रल डोगमा एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है उनका जो प्रवाह होता है वो एक दिशा के अंदर चलता है। जैसे कि आनुवंशिक सूचनाएं होती है वो पहले डीएनए से डीएनए के अंदर, डीएनए से एमआरएनए के अंदर और एमआरएनए से प्रोटीन के अंदर चलती है। अब कहने को एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। जैसे कि अपन बात करें कि आनुवंशिक सूचनाएं, या पहले अपन ये बात करें कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है वो अपना डीएनए होता है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो यही होगा कि जो डीएनए है उसका जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो कि वाटसन और क्रिक साहब ने दिया था। एक क्वेश्चन तो अपना बड़ा बनेगा यहां से कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या बोलता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद में कुछ डीएनए से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें अर्से और चेयर्स का एक्सपेरिमेंट समझाया गया है, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा जिसका डिस्कशन अपन सिंपल वे में करने वाले हैं। उसके बाद में आनुवंशिक पदार्थ से रिलेटेड एक से सिद्धांत और है जिसको हम बोलते हैं रूपांतरणीय सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, जो कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करके समझाया था। उसके बाद में अपन बात करें कि डीएनए से जो डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति बोलते हैं। तो उसमें भी अब क्वेश्चन बड़े कैसे बनते हैं कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रकृति होती है वो अर्धसंरक्षी प्रकृति की होती है। तो अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का जो मॉडल है वो तो वाटसन और क्रिक साहब ने दिया था, तो एक क्वेश्चन इधर हो गया है। उसके बाद में डीएनए की प्रकृति अर्धसंरक्षी होती है, इसको प्रूव करने के लिए कुछ प्रायोगिक प्रमाण दिए गए हैं मिशेल्सन और स्टोल नाम के साइंटिस्ट ने। वो एक्सपेरिमेंट अपने को करना पड़ेगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस चलती है उसका एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। फिर अपन देखते हैं कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन है ये 2 सेल्स के अंदर, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अलग ट्रांसक्रिप्शन होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अलग ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो 2 क्वेश्चन फिर बड़े अपने को यहां से मिल गए कि प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को समझाइए, यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को समझाइए। ये भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन बन गए हैं। उसके बाद में जब अपन बात करते हैं एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण। अब यह भी पूछ लेगा कि
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसलेशन या अनुवादन की प्रोसेस को समझाइए। अब इस अनुवादन की प्रोसेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आरएनए का भी इस्तेमाल होता है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो अलग से इन आरएनए के प्रकारों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में इसी प्रोटीन के सिंथेसिस में या ट्रांसलेशन से रिलेटेड ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो कि सूचनाओं को कोडित करते हैं, जिसको हम जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कूट बोलते हैं। वो आनुवांशिक कूट होता है, उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन और भी है इसके अंदर, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, मानव जीनोम परियोजना है, उसका क्वेश्चन बनेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है या अंगुली छापी तकनीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा। तो इस हिसाब से इस चैप्टर के अंदर हर एक टॉपिक में बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो हम एक एक करके और वहां से कि जहां से सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है इस चैप्टर में क्वेश्चनों की, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करके अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जिससे कि अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को या फिर अनुलेखन को। अब इसमें छोटे क्वेश्चन भी बन जाएंगे और बड़े क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ ले कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां पे संपन्न होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कहां पे संपन्न होता है। ट्रांसक्रिप्शन में कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम का रोल होता है। ये छोटे क्वेश्चन भी बन जाएंगे और बड़े क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अब इस टॉपिक तो ये एक ही है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, लेकिन इसके क्वेश्चन बड़े बनेंगे। तो प्रोकैरियोटिक, जिसको हम असीम केंद्रक की या फिर जीवाणु बोल सकते हैं, कि जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाइए। या फिर क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि यूकैरियोटिक या ससीम केंद्रकियों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की या अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाइए। अब दोनों क्वेश्चनों के साथ में डील करने के लिए अपने पास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, कि भले प्रोकैरियोटिक में पूछे या फिर यूकैरियोटिक के अंदर पूछे, ये बात दोनों के अंदर कॉमन रहने वाली है। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अब ये भले बैक्टीरिया के अंदर हो या फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर हो, दोनों की डेफिनेशन तो सेम होने वाली है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है या अनुलेखन क्या होता है। तो अपन क्या आंसर करने वाले हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन कहलाती है। फिर अपन ने नॉर्मली लिख दिया है डीएनए से क्या बनाया है, एमआरएनए बनाया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन बोलते हैं। अब इस अनुलेखन की प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होने वाला है इस प्रोसेस के अंदर, जिससे कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, वो मेन एंजाइम यहां पे होने वाला है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देख ली कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाती है। उसके बाद में अपन ये वाला लिख देंगे डीएनए एमआरएनए, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। उसके बाद में अनुलेखन की क्रिया कौन कौन सी सेल में कहां कहां पे संपन्न होती है। यदि अपने से क्वेश्चन पूछा जाए बड़ा वाला कि यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्रकी के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया समझानी है, तब तो अपन बोल देंगे केंद्रक द्रव्य या फिर इसको बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और अपने से पूछेगा असीम केंद्रकी के अंदर, जीवाणुओं के अंदर या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया कहां पे संपन्न होती है, तब अपन आंसर करने वाले यहां पे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। अब ये जो दोनों साइट है इसको अपन रट्टा नहीं मारेंगे, याद इनको कैसे रखना है। जैसे नॉर्मल क्लासों के अंदर अपन डिस्कशन करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इनका जो नाम पड़ा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैरियोटिक का मीन्स क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यू का मतलब होता है करंटली। मतलब प्रिमिटिव केंद्रक है, पुराना केंद्रक है, और यू का मतलब क्या है, नया केंद्रक है। जिस कोशिका का केंद्रक नया है वो यूकैरियोटिक है, जिस कोशिका का केंद्रक पुराना है वो प्रोकैरियोटिक है। अब अपने को पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो अपना कहां पे होता है, मेनली केंद्रक के अंदर होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है वो थोड़ा सा विस्तृत टाइप का रहता है, धुंधला टाइप का रहता है, सुस्पष्ट नहीं होता है। तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और हमारा टारगेट क्या है, डीएनए से
एमआरएनए बनाना है तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए है कहां पे, पाया कहां पे जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म या कोशिका के द्रव्य के अंदर होता है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणुओं के अंदर जो अनुलेखन की प्रक्रिया चलने वाली है वो कहां पे चलने वाली है, कोशिका द्रव्य के अंदर। फिर यूकेरियोटिक के अंदर अपने को पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो डीएनए चाहिए अपने को, डीएनए कहां पे मिलेगा, यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलेगा, उसी डीएनए से हम एमआरएनए बनाएंगे तो यूकेरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो जाएगी। तो यूकेरियोटिक या ससिम केंद्रकी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगा, केंद्रक द्रव्य बोल दो या न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दो। प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रकी या जीवाणुओं के अंदर अनुलेखन कहां पे संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। तो दो बातें अपन ने सीख ली अभी तक कि एक तो डेफिनेशन क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन की, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन, और जीवाणुओं में कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, और यूकेरियोटिक में कहां पे होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य के अंदर। उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट एंजाइम के कि भले ही प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकेरियोटिक हो, दोनों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के लिए अपने को कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। जब अपन सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं तो डीएनए से डीएनए बनता है, उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति बोलती है। यदि अपन डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो अपने पास में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, और यदि हम डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं तो अपने पास में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। अब नॉर्मली सिंपल तो अपने ये देख लिया कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्वेश्चन में मिल जाता है तो ये हो जाता है कि डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, सिंपल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो उस टाइम पे अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अपने को ये पता है कि आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और आरएनए बना किससे रहे हैं, डीएनए से बना रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज किससे बना रहे हैं, डीएनए से। तो डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे किसमें, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के अंदर। उसके बाद में फिर इनके अंदर भले रेप्लिकेशन हो, ट्रांसलेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, कुछ भी हो, उसके अंदर अपने डायरेक्शन पूछी जाती है, दिशा पूछी जाती है डीएनए के स्ट्रैंड की, कि कहां से कहां तक के ये जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है कौन सी दिशा में। तो यहां पे 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की दिशा के अंदर क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं, अनुलेखन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, और तीनों चरण भले ही यूकेरियोटिक कोशिका में हो या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हो, सेम रहने वाले हैं। ट्रांसलेशन के अंदर भी ये 3 चरण देखेंगे तो ये तीनों चरण सेम रहने वाले हैं। तो इन तीनों के नाम याद रखने अपने को, और तीनों के नाम याद रखने का सिंपल तरीका है कि एक तो प्रोसेस स्टार्ट होगी और एक प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो स्टार्ट होगी उसको हम प्रारंभन या इनिशिएशन बोलते हैं, कंप्लीट होगी उसको समापन या टर्मिनेशन बोलते हैं। दो तो अपने को याद हो गई कि एक तो स्टार्ट करने वाली मतलब प्रारंभ हो रही है, और एक समाप्त होगी उसको हम समापन बोल रहे हैं। अब बीच वाली जो प्रोसेस है उसको हम एलोंगेशन या फिर दीर्घीकरण बोलते हैं। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या होती है, अनुलेखन की इकाई क्या होती है, अनुलेखन के अंदर अपने को कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अनुलेखन की इकाई के अंदर अपने पास में 3 भाग दिखेंगे। एक तो दिखेगा प्रमोटर, दूसरा दिखेगा टर्मिनेटर, और तीसरा दिखेगा संरचनात्मक जीन। ये 3 इकाइयां होती है, प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर जिसको हम हिंदी में उन्नायक बोलते हैं, टर्मिनेटर जिसको हम समापक बोलते हैं। अब प्रमोटर मतलब प्रमोट करवाना, प्रोसेस को प्रमोट करवाना, मतलब प्रमोटर कौन सा स्थान होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। टर्मिनेटर मतलब समाप्त कराना। ये वाली जो यहां पे ये जो पॉइंट लिखा है अपने टर्मिनेटर वाला, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, और बीच में इलोंगेशन जो चलेगा वो संरचनात्मक जीन के ऊपर चलने वाला है। तो अनुलेखन इकाई के 3 घटक या फिर इकाइयां कौन कौन सी होती है। सबसे पहले प्रमोटर, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ने वाला है और प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला है। उसके बाद में दीर्घीकरण की प्रक्रिया होगी, और लास्ट में अपना क्या है, समापक टर्मिनेटर, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। अब यहां पे ये जो 2 स्टैंड बनाए हैं, इन 2 स्टैंड के अंदर एक स्टैंड को हम बोलते हैं जो कि अपना 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की दिशा में है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग रज्जु। और जो 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की दिशा में इस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम बोलते हैं
टेम्पलेट रज्जु। एक कोडिंग रज्जु होता है, एक टेम्पलेट रज्जु होता है, ये दो रज्जु होते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, हमने जो नाम लिए हैं इकाइयों के, कि एक प्रमोटर जिसको उन्नायक बोला है, एक टर्मिनेटर जिसको हमने समापक बोला है, ये क्या होते हैं। तो यहां प्रमोटर क्या होता है, टेम्पलेट के थर्ड स्टैंड व कोडिंग रज्जु के 5 स्टैंड सिरे पे, यहां पे अपन ने एक टेम्पलेट रज्जु लिया है, एक कोडिंग रज्जु लिया है। जो डेफिनेशन में देखा जा रहा है वो यहां पे दिख भी रहा है अपने को कि टेम्पलेट के थर्ड स्टैंड सिरे, ये वाला टेम्पलेट स्टैंड है, ये वाला इसका थर्ड स्टैंड सिरा है। उसके बाद में कोडिंग रज्जु के 5 स्टैंड सिरे पर प्रमोटर पाया जाता है। ये कोडिंग रज्जु है, इसका 5 स्टैंड सिरा है, इसके ऊपर प्रमोटर पाया जाता है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। सेकंड पॉइंट है अपना टर्मिनेटर या समापक। ये बोल रहा है टेम्पलेट के 5 स्टैंड, तो टेम्पलेट कौन सा था अपना, ये वाला स्टैंड था टेम्पलेट, इसके 5 स्टैंड सिरे पे। उसके बाद में कोडिंग रज्जु के थर्ड स्टैंड सिरे पे, ये अपना कोडिंग रज्जु है, इसके थर्ड स्टैंड सिरे पे ये क्या पाया जा रहा है, अपना टर्मिनेटर पाया जा रहा है, जहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया समाप्त होने वाली। ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी तक के लिए अपन ने कोई प्रोसेस नहीं देखी, कोई डायग्राम नहीं बनाया है, सिंपल से कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कहां से कहां तक चलेगी, अपनी कहां कहां पे चलेगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, या फिर अपन बोले असीम केंद्रिकियों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, या फिर क्वेश्चन ये भी बोल सकता है जीवाणुओं के अंदर ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो जीवाणुओं के अंदर पूछे या फिर यूकेरियोटिक के अंदर पूछे, यहां तक का ये जो मटेरियल अपन ने लिखा है ये तो सब में सेम होने वाला है। जैसे अपन बात करें कि अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन अपने को बोर्ड के एग्जाम में मान लो मिल गया कि प्रोकैरियोटिक या जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन कहलाती है। डीएनए एमआरएनए बीच में लिख देंगे ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखने वाले हैं यहां पे कि जीवाणुओं के अंदर ये जो अनुलेखन की प्रक्रिया है वो कहां पे संपन्न होती है, तो ये कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। उसके बाद में एंजाइम कौन से रिक्वायरमेंट होगी, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सी दिशा के अंदर चलेगा, 5 स्टैंड से थर्ड स्टैंड की दिशा में चलेगा। फिर अपन ये लिखेंगे कि जीवाणुओं के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला चरण अपना प्रारंभन होता है, दूसरा चरण अपना दीर्घीकरण होता है, तीसरा चरण अपना वो टर्मिनेशन या फिर समापन वाला होता है। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे कि जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए आवश्यकताएं, कि अपने को जीवाणुओं के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले अपने पास में होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बिना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हम ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, यह है अनुलेखन की क्रिया को संपन्न करवाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से ही ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, ये एंजाइम नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद में नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, हेलिकेज एंजाइम से अपन उनके कुंडलन को खोलेंगे, फिर सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए का स्टैंड बचेगा उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ता जाएगा और एमआरएनए का फॉर्मेशन करता जाएगा। ये किसकी वजह से होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से होगा। दूसरा है सिग्मा कारक या फिर सिग्मा फैक्टर। अब ये जो सिग्मा कारक है ये प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या काम करता है, जैसे हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो मेन एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। यदि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यहां पे ये आती है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस बात का पता नहीं होता है कि मुझे संरचनात्मक जीन के अंदर टर्मिनेटर वाले स्थान पे जुड़ना है कि यहां प्रमोटर वाले स्थान पे जुड़ना है। यदि इसको इस बात का पता लग गया कि मुझे जुड़ना कहां पे है डीएनए के साथ में, उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज को किसी की जरूरत नहीं है, ये अपना काम खुद कर देगा और आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अभी तक इसको ये नहीं पता कि मेरे को डीएनए के कौन से वाले हिस्से के अंदर जाकर के जुड़ना है। अब इसको इस बात का एड्रेस बताने वाला कौन होगा, सिग्मा कारक होगा। सिग्मा कारक का प्रोकैरियोटिक के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के ऊपर जुड़ने के लिए साइट बता देगा कि तेरे को यहां पे जुड़ना है, यहां से काम करना है। बाकी काम किसका है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। लेकिन इसको बेचारे को ये पता नहीं है कि मुझे जुड़ना कहां पे है। तो सिग्मा कारक क्या करेगा, यह है प्रमोटर की पहचान करके। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर का नहीं पता, ना टर्मिनेटर का पता है कि प्रमोटर कहां पे है और
वो टर्मिनेटर कहां पे है। सिग्मा फैक्टर को ये पता है कि प्रमोटर कहां पे है, तो ये प्रमोटर की पहचान करके डीएनए पे जुड़ जाएगा। उसके बाद ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां आके प्रमोटर के ऊपर जुड़ेगा, तब जाकर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अपनी स्टार्ट होने वाली है। और तीसरा जो अपने को रिक्वायरमेंट होने वाली है वो रो फैक्टर की होने वाली है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ता जाएगा 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की दिशा के अंदर और नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ता जाएगा, पीछे पीछे आरएनए बनता जाएगा। लेकिन डीएनए के साथ में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी रहेगा, आरएनए भी रहेगा, डीएनए भी रहेगा। और अपने को फाइनली क्या चाहिए, अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है कि डीएनए से हमको एमआरएनए चाहिए। लेकिन ये तीनों के तीनों यहां पे जुड़े हुए रहेंगे पहले। अब इन तीनों को अलग अलग करने के लिए अपने को रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी और ये रो प्रोटीन क्या करेगी, जीटीपी का इस्तेमाल करके डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और एमआरएनए के अंदर ब्लास्टिंग करवाएगी, एक बहुत बड़ा धमाका टाइप से करवाएगी। उस धमाके के अंदर क्या होगा, डीएनए अलग हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाएगा और अपना जो टारगेट था एमआरएनए का वो बन गया था वो अलग हो जाएगा। और अपन यही चाहते हैं कि हमको डीएनए से एमआरएनए बनाना है, तो एमआरएनए अपना बन जाएगा रो प्रोटीन की हेल्प से। तो ये तीन चीजें अपने को चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, सिग्मा कारक और रो प्रोटीन, ये चाहिए अपने को प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया के अंदर मटेरियल। अब अपन यहां पे सचित्र समझाइए, इसका आंसर करने वाले हैं अभी के अभी कि सचित्र समझाइए। तो मैं एक साइड में बनाऊंगा यहां पे एनसीईआरटी का डायग्राम और दूसरी साइड में बनाएंगे अपन अपने तरीके से डायग्राम। दोनों डायग्राम के अंदर जो डायग्राम आपको अच्छा लगे उस प्रोसेस का, अनुलेखन की प्रोसेस का, कि ये डायग्राम सिंपल है हम ये बना के आएंगे एग्जाम में, या फिर ये डायग्राम सिंपल है अपन ये बनाएंगे, वो आपकी चॉइस रहने वाली है। दो डायग्राम अपन यहाँ पे समझने वाले हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम भी समझने वाले हैं और उसी एनसीईआरटी के डायग्राम का ही आगे एक्सप्लेनेशन देंगे, उसको तोड़ करके सिंपल वे में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो दोनों डायग्राम में से जो आपको डायग्राम अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। अब अपन बनाएंगे डायग्राम को। अब अपन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को डायग्राम के द्वारा समझने वाले हैं। एक डायग्राम अपन सिंप्लीफाई करके बनाएंगे और दूसरा डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है, दोनों को अलग अलग देखेंगे। फिर आप भले एग्जाम में भले एनसीईआरटी वाला बना के आओ, भले जो अपन सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं उसको बना के आओ। दोनों में से कोई भी डायग्राम जो आपको अच्छा लगे, चॉइस आपके पास में रहेगी, वो बना सकते हो। अब हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर ये अपना डीएनए है और इस डीएनए से अपने को क्या बनाना, अपना टारगेट क्या है, एमआरएनए बनाना। अब उसके अंदर अपने पीछे अभी देखा है कि जो डीएनए रहता है उस डीएनए के यहां पे टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु के इस साइड के अंदर क्या रहता है, प्रमोटर, और लास्ट में क्या रहता है, टर्मिनेटर। प्रमोटर जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, टर्मिनेटर जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। तो हमने देखा था कि एक सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और वो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर पे जोड़ने में मदद करता है। तो सबसे पहले ये जो अपने डीएनए लिया है, इस डीएनए के अंदर इस वाले हिस्से के अंदर क्या रहता है, प्रमोटर। यहां पे सबसे पहले आकर के कौन जुड़ेगा, प्रमोटर। प्रमोटर जुड़ने के बाद में यहां पे कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ता जाएगा और एमआरएनए बनता जाएगा। तो सबसे पहले प्रारंभन की प्रक्रिया के अंदर अपन ने क्या किया है, सिग्मा कारक, जिसका एक अपने सिंपल सा कोई सिंबल बनाया है। जरूरी नहीं कि जैसा मैंने बनाया वैसा ही बनाओ, आप सिग्मा कारक को कोई भी, जैसे राउंड शेप दे सकते हो, ये चौकोर शेप दे सकते हो, स्टार शेप दे सकते हो, कोई भी शेप के अंदर अपना एक सिग्मा कारक बना लेंगे। ये सिग्मा कारक प्रमोटर पर जुड़ेगा। तो अगली प्रोसेस के अंदर अपन ने सिग्मा कारक को प्रमोटर के ऊपर जोड़ दिया है। दूसरी प्रोसेस के अंदर ये काम किया है कि प्रमोटर के ऊपर सिग्मा कारक आके जुड़ गया है। अब सिग्मा कारक जुड़ने के बाद में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज को अपने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, कोई भी सिंबल आप ले सकते हो, जो सिंबल आप मान के चल रहे हो उसको साइड में लिख देना। जैसे मान लो कि इस हिसाब से आप बनाना चाहो और इसको आप सिग्मा फैक्टर मान रहे हो तो आप साइड में मेंशन कर देना कि ये जो सिंबल बनाया आपने सिग्मा फैक्टर का बनाया है, सिग्मा फैक्टर का। और ये जो बना रहे हो, जैसे ये इसको आरएनए पॉलीमरेज बनाया है तो लिख देना है कि आरएनए पॉलीमरेज का सिंबल बनाया है। जैसे हमने ये त्रिभुज टाइप का आरएनए पॉलीमरेज लिया है, तो प्रमोटर के ऊपर सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आकर के जुड़ा। सिग्मा फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल दिया कि तेरे को यहां पे आकर के जुड़ना है, तो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के भी कहां पे जुड़ गया है, प्रमोटर के ऊपर आकर के जुड़ गया है। तो अगली प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है, सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ गए हैं प्रमोटर के अंदर। अब सिग्मा फैक्टर का सिर्फ इतना काम था कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के ऊपर आकर के जुड़ जाए, उसके अलावा सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं था। तो अगली प्रोसेस के अंदर क्या लिखा हमने, सिग्मा कारक हट जाएगा।
सिग्मा कारक हट गया है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये प्रमोटर के ऊपर जुड़ गया है और जुड़ने के बाद में नाइट्रोजन बेस को 5 स्टैंड डायरेक्शन के अंदर जोड़ता जाएगा। जैसे जैसे ये नाइट्रोजन बेस को जोड़ता जाएगा वैसे वैसे नीचे इसके क्या होता जाएगा, आरएनए का निर्माण होता जाएगा। अगली प्रोसेस के अंदर यही जो आरएनए है, अब ये जो आरएनए है ये आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे यहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डायरेक्शन के अंदर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा। अपन चाहे तो एक बार इसको यहां पे इसको उठा करके सीधा टर्मिनेशन करवा सकते हैं, या फिर अपने को एग्जाम में लिखना भी तो है ना कुछ ऐसे थोड़े पेज भी तो भरने हैं। तो पेज भरने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे कि पहले यहां पे है, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर लास्ट में टर्मिनेशन करवाएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पे जुड़ गया, इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये प्रोसेस कौन सी स्टार्ट होगी, अपनी इलोंगेशन वाली, दीर्घीकरण वाली। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पे था, यहां से उठ करके इस डायरेक्शन के अंदर यहां पे आ गया है। फिर यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जैसे यहां पे बढ़ चुका है, यहां तक आ गया है। धीरे धीरे मतलब कितने भी चरण बना सकते हैं अपन, चाहे तो यहां से सीधा यहां पे, जैसे एनसीईआरटी में मैं दिखाऊंगा, डायरेक्ट एक ही बात बोलिए कि सबसे पहले अपने स्टार्ट करवा दी और ऑन द स्पॉट उसका टर्मिनेशन करवा दिया है, वो वाली बात। लेकिन बीच में कहां कहां पे, जैसे यहां पे है, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, आगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे अपने डायग्राम भी बढ़ते जाएंगे। अब उसके बाद में जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो यहां पे था पहले, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, ये प्रोसेस क्या थी, इलोंगेशन या दीर्घीकरण की थी। अब ये सबसे लास्ट में कहां पे आ चुका है, टर्मिनेटर के ऊपर आ चुका है, मतलब आरएनए बन चुका है। अब यहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट करवानी है अपने को। अब कंप्लीट करवाने के लिए हमने लिखा था आवश्यकता के अंदर रो प्रोटीन। रो प्रोटीन क्या करेगी, जीटीपी के साथ में बाइंड होगी, जुड़ेगी। जीटीपी का इस्तेमाल करके ये क्या करवाएगी, इसके अंदर ब्लास्टिंग करवाएगी। जैसे ही इसके पूरे के अंदर ब्लास्टिंग होगी रो प्रोटीन, तो उसके बाद में ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये तो अपना अलग हो जाएगा, ये जो डीएनए था ये अपना अलग हो जाएगा, और ये जो आरएनए था अपना ये वाला, ये जो आरएनए था ये अपना अलग होने वाला है। तो हमने लिख दिया कि आरएनए ब्लास्टिंग होने से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज अलग होगा, डीएनए अलग हो जाएगा, नवनिर्मित आरएनए अलग हो जाएगा। तो डीएनए अलग कर दिया है, एमआरएनए अलग कर दिया है, और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में अपना टारगेट ये था कि अपने को फाइनली क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना था, जो कि अपना बन चुका है। अब यहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि प्रोकैरियोटिक में जो ये आरएनए बना है, नवनिर्मित आरएनए, इसे ही हम क्या नाम देते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस आरएनए के अंदर स्प्लाइसिंग की क्रिया नहीं होती है, इसके अंदर एक्सोन वाले भाग, इंट्रोन वाले भाग ये नहीं बनते हैं। अब यूकेरियोटिक के अंदर अपन बात करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट इसमें यूकेरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन में अलग आने वाला है। जैसे हमने ये बोला प्रोकैरियोटिक में नवनिर्मित आरएनए को एमआरएनए कहा जाता है, और वहां पे क्या होगा, यूकेरियोटिक में नवनिर्मित आरएनए को हम बोलने वाले हैं एचएनआरएनए। पहले बनेगा एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, उसके बाद में इस आरएनए से बनेगा एमआरएनए। डायरेक्ट एमआरएनए का निर्माण नहीं होता यूकेरियोटिक के अंदर, बस ये चेंज देखने को मिलेगा यूकेरियोटिक के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आरएनए मिला वही क्या है, एमआरएनए, मतलब उसके अंदर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस नहीं हुई। जैसे ये एचएनआरएनए बना यूकेरियोटिक के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें कुछ पार्ट एक्सोन के होंगे, कुछ पार्ट इंट्रोन के होंगे, उसके बाद में एक्सोन को अलग करेंगे, इंट्रोन को अलग करेंगे, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्प्लाइसिंग। तो वो चलेगा अपना यूकेरियोटिक के अंदर। यहां पे तो कुछ भी ऐसे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो एमआरएनए अपने को मिल गया है डीएनए से जो बना है, उसी नवनिर्मित एमआरएनए, वो आरएनए को क्या बोलते हैं अपन, एमआरएनए बोलते हैं। अब अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक डायग्राम तो अपन ने ये समझा है बड़ा करके, और एनसीईआरटी का दिखने में तो ये सुंदर है, लेकिन इस डायग्राम के अंदर अपने को पता नहीं चल रहा है। 3 डायग्राम बनाए, तीनों डायग्राम के अंदर एक में स्टार्ट हो गई, दूसरे में इलोंगेशन करवा दिया, तीसरे में समापन करवा दिया। अब आप इस डायग्राम को देख करके बता सकते हो कि पहले डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, दूसरे डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, और तीसरे डायग्राम के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, कि सिग्मा फैक्टर आया है, कहां पे वो जुड़ा है, एक साथ में सिग्मा फैक्टर आया, सिग्मा फैक्टर के साथ में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ दिया, जोड़ते ही इसका इलोंगेशन करवा दिया। कहां पे सिग्मा फैक्टर है, कहां पे अटा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कहां पे जीटीपी बाइंडिंग हुआ है, कहां पे रो प्रोटीन जुड़ी है, ये कुछ भी यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये बनाने के लिए, याद रखने के लिए सीधा बना सकते हैं, जैसे मैं समझाने को इसको समझा सकता हूं कि ये जो अपना नॉर्मल डीएनए है, डीएनए के अंदर सबसे पहले इस प्रमोटर रीजन के ऊपर कौन आकर के जुड़ा है,
सिग्मा कारक जुड़ा है। जैसे ही सिग्मा कारक आकर के यहाँ पे जुड़ा, सिग्मा कारक के साथ में क्या जुड़ गया है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ते ही इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, सिग्मा वो जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करता जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ता जाएगा और नीचे आरएनए का फॉर्मेशन होता जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा, जब टर्मिनेटर पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो यहां टर्मिनेटर के अंदर रो फैक्टर प्रोटीन रहती है, वो जुड़ करके जीटीपी के साथ में जुड़ करके इसकी ब्लास्टिंग करवाएगी। ब्लास्टिंग करवाने के बाद में आरएनए बनेगा। अब आरएनए कैसे बना है वो बताया भी नहीं है, सीधा बस ये बोल दिया है कि यहां पे आरएनए बन गया है। आप मान लेना, आप इमेजिनेशन कर लेना, आप कल्पना कर लेना कि ये आरएनए बन चुका है हमारा। तो ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम, और यहां पे सारी बातें अपन ने बढ़िया तरीके से कि ये डीएनए है। डीएनए के अंदर सबसे पहले प्रमोटर के ऊपर सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। ये सिग्मा फैक्टर को जुड़ा हुआ दिखाया भी है, लिखा भी है कि यहां पे सिग्मा फैक्टर आकर के प्रमोटर पे जुड़ेगा। दूसरी प्रोसेस के अंदर सिग्मा फैक्टर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और सिग्मा कारक है आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद में सिग्मा कारक हट जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो यहाँ पे है ये नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ता जाएगा। फिर नाइट्रोजन क्षारकों को आरएनए पॉलीमरेज 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की दिशा के अंदर आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ाता जाएगा। बढ़ाने के बाद में लास्ट में यहाँ पे जो एमआरएनए बना है ये डीएनए के साथ में कनेक्ट हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए के साथ में कनेक्ट पड़ा और ये डीएनए तीनों चीजें एक कॉम्प्लेक्स बना रही है जिसमें डीएनए भी है, आरएनए पॉलीमरेज भी है और आरएनए भी है। लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ इन तीनों चीजों में क्या चाहिए, अपने को सिर्फ एमआरएनए चाहिए। अब इस एमआरएनए को प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रो प्रोटीन जुड़ेगी। रो प्रोटीन कहां पे जुड़ेगी, टर्मिनेटर पे जुड़ेगी। टर्मिनेटर के ऊपर रो प्रोटीन जीटीपी के साथ में बाइंडिंग करेगी और ब्लास्टिंग करवाएगी, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, डीएनए अलग हो जाएगा, एमआरएनए अलग हो जाएगा। अब यहां पे ये जो एमआरएनए बना है तो हमने ये भी लिख दिया कि प्रोकैरियोटिक में नवनिर्मित आरएनए को हम एमआरएनए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एमआरएनए में स्प्लाइसिंग की क्रिया नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जब एमआरएनए बनाएंगे अपन तो उसके अंदर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस देखने को मिलेगी। उसमें डायरेक्ट एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, सबसे पहले एचएनआरएनए बनेगा और एचएनआरएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो अगली क्लास के अंदर अपन सिंपल तरीके से जिस हिसाब से प्रोकैरियोटिक के अंदर अनुलेखन देखा है उसी हिसाब से अपन यूकैरियोटिक के अंदर भी अनुलेखन की प्रक्रिया देखने वाले हैं। आप इनमें से जो आपको डायग्राम अच्छा लगे वो आप बना के आ सकते हो। तो सिंपल वे में मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं कि जीवाणु में अनुलेखन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। ऐसा क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम के पेपर में मिले तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को अनुलेखन की परिभाषा लिखनी है कि डीएनए से एमआरएनए निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद में नॉर्मली बना देंगे कि डीएनए एरो लगा करके एमआरएनए, बीच में लिख देंगे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक के अंदर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ट्रांसक्रिप्शन की दिशा प्रोकैरियोटिक के अंदर 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड दिशा में रहती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जीवाणुओं में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जिस महत्वपूर्ण एंजाइम का उपयोग होता है उस महत्वपूर्ण एंजाइम को हम डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्रारंभन, दूसरा चरण दीर्घीकरण, तीसरा चरण समापन। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यकताएं, तो आवश्यकता में आप लिखोगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, सिग्मा कारक और रो प्रोटीन। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, प्रमोटर के ऊपर आकर के जुड़ेगा और नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ता जाएगा। सिग्मा कारक क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर पर जुड़ने के लिए सहायता करेगा। और रो प्रोटीन क्या करेगी, जीटीपी के साथ में जुड़ करके ब्लास्टिंग करवाएगी, जिससे कि अपना नवनिर्मित एमआरएनए अलग हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाएगा, डीएनए अलग हो जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रोसेस रहती है अपने जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का। थैंक यू सो मच।